हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका हेमंत सर आज आपके लिए लेके आया हूँ जीत रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 10 साइंस का लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में डाइजेशन और रेस्पिरेशन को कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। हर इंडिविजुअल को स्टूडेंट कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को करना पड़ता है, जो कि उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही साथ उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और साथ ही साथ बॉडी के वेयर एंड टियर के लिए मेंटेन करने के लिए, उनको रिग्रूप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बोला गया है लीज लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट। और हमने पढ़ रखे हैं, हमारे पास 4 लाइफ प्रोसेस है, जिसमें से कि ऑलरेडी 2 हमने लास्ट वीडियो में, प्लीज चेक हमारे चैनल पे जाके, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वन शॉट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स और साथ साथ एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम कवर करेंगे ह्यूमन का सर्कुलेटरी हार्ट अलोंग विद सम अदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कवर करेंगे एक्सक्रीशन, जो कि हमारी बॉडी में हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बनता है, तो बॉडी उनको कैसे बॉडी से बाहर निकालती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन, तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस। भैया ट्रांसपोर्ट करना किसका? यूजफुल सब्सटेंस का, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, साथ साथ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, एलिमिनेशन करना उनका ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब यूजफुल सब्सटेंस में आ जाते हैं बच्चों ऑक्सीजन, वाटर, इनऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज, जिनको ट्रांसफर करते हैं। हमने पढ़ा था ना भैया डाइजेशन में क्या हुआ था बच्चों, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हो गए थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हुई थी, प्लस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब उनको भैया ट्रांसफर भी तो कराना है हर बॉडी सेल के ऊपर, तो किसका काम है? ब्लड का काम है। ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, सिमिलरली एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक CO2 का एलिमिनेट होना बॉडी से, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया का बॉडी से जाने को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी में भैया 2 प्रकार से होता है ट्रांसपोर्टेशन। पहला सिस्टम है हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम। अच्छा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में बच्चों क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दूसरी उसमें ब्लड वेसल, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और थर्ड हमारा जो मेन पंपिंग ऑर्गन क्या है बच्चों? हार्ट। फिश टाइप का, जो हमारी फिस्ट होती है ना, मुट्ठी मुट्ठी साइज का ऑर्गन है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा हार्ट। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अब हमको याद रखना है, ह्यूमन ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक अल्टरनेट पाथवे है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों? लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिम्फ बनता कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्लड कैपिलरीज से कई बार प्लाज्मा और प्रोटीन क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मूव कर जाते हैं, जो कि एक अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो लीकेज होती है यहां से, ये अलग पाथवे है जो कि आप देख रहे होंगे, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं टुवर्ड्स लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड एक हमारी मेन जो कि मेजर वेन्स है, जो कि हमारा किसका पार्ट है बच्चों? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो वापस ज्वाइन कर जाते हैं और वापस कहां पर? हार्ट के पास चले जाते हैं। तो बेसिकली दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में, लेकिन वो इवेंचुअली मर्ज करते हैं और फिर दोबारा से वो कैपिलरी से जब लीकेज होती है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर जाके फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, हमने क्लास 9 से पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है और फ्लूइड है, मोशन में रहता है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन द बॉडी। भैया ब्लड लाल कलर का होता है बच्चों, किसकी वजह से होता है? आपको पता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों? +2, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? लाल कलर का होता है। ये कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। 2 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास ब्लड के बच्चों, याद रखना है आपको। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज स्टूडेंट ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पस्कल्स। तो अगर आप देखे जाएंगे 100% जो हमारा ब्लड है, उसमें नियरली 55% हमारा कौन कंट्रीब्यूट करता है बच्चों? प्लाज्मा। प्लाज्मा तो पढ़ते हैं, प्लाज्मा इज अ येलो कलर। तो कलर क्या है बच्चों प्लाज्मा का? प्लाज्मा का कलर इज येलो कलर, या फिर जो बोलते हैं ना स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का कलर आपने देखा होगा, येलो कलर। इट इज द मेन फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड in which all the cells are suspended। तो जितने भी हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना बच्चों, ये किसमें सस्पेंड हो रखे हैं? ये सस्पेंड हो रखे हैं बच्चों किसमें? प्लाज्मा के अंदर। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है बच्चों? 55%। प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट, फूड किसकी फॉर्म में बच्चों ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिसॉल्व फॉर्म। जितने भी फूड यानी ग्लूकोज की फॉर्म में, अगर हर सेल को जो हमारे को ट्रांसफर कराना है, वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है बच्चों? वो ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सिमिलरली CO2 का ट्रांसफरेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसफरेंस, किसका काम है? ये प्लाज्मा। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है दैट इज
ब्लड सेल्स या फिर बच्चों कॉर्पस्कल्स। कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है ये ब्लड में? 45% ब्लड को कंट्रीब्यूट करता है। मेजर पार्ट्स इसके कौन कौन से? फर्स्ट, आरबीसीज। आरबीसीज का काम आपको अच्छे से, ट्रांसफरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, राइट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? दे आर नोन एज, क्या है, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और थर्ड होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। जब भी हमारी बॉडी में कोई लीकेज आती है या फिर हमारी बॉडी में कट्स लग जाते हैं, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको ब्लॉक करने का काम किसका है? स्टूडेंट, प्लेटलेट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। आरबीसीज का काम ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन। दूसरा, डब्ल्यूबीसीज का काम हमने पढ़ा बच्चों, फाइट इन्फेक्शन, वॉरियर ऑफ द सेल्स। एंड प्लेटलेट्स का काम होता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इससे ब्लड लॉस को क्या करते हैं बच्चों? ये प्रिवेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फंक्शंस ऑफ द ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका ट्रांसफरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने पढ़ा था ना कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों क्या क्या बन जाते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, राइट। ग्लूकोज के अलावा क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करते हैं अमीनो एसिड्स में, और फैट्स इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स। फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये सारे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स, इनका ट्रांसफर कराना हर बॉडी सेल में, जिससे कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर बॉडी को एनर्जी दे सके, उस प्रोसेस को कौन करता है बच्चों? ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट कौन? ट्रांसफरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड O2। हमने पढ़ा था ना, हर बॉडी में ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करता है, और आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, O2, हीमोग्लोबिन के साथ हमने बताया था स्टूडेंट क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वेरी हाई एफिनिटी होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। बाइंड करवाकर उसको क्या कराता है बच्चों? ट्रांसफरेंस कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। हमने बात है ना, यूरिया, बॉडी में यूरिक एसिड एंड अमोनिया की अगर फॉर्मेशन हो रही है, तो कौन उसको ट्रांसफर करा के ले जा रहा है बॉडी के बाहर? ब्लड का ही तो काम है बच्चों। रीनल आर्टरी, रीनल वेन हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट प्रोसेस। सिस्टम हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। तो ये किसका काम है स्टूडेंट्स? एक ही का काम है, ब्लड ही सारी चीजें कर रहा है, राइट। अगेन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। हमने थोड़ा फैगोसाइटोसिस, यानी इंगल्फिंग ऑफ जो भी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, फंजाई के वायरस, तो उनको फैगोसाइटोसिस करना, यानी उनको इनटेक इंगल्फ करना, वो किसका काम है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। सिमिलरली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट, और जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, हार्मोन्स क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाते हैं, तो उनको ट्रांसफरेंस कराने का काम भी किसका है बच्चों? ब्लड का। इतने सारे हमारे पास 6 उसके मेजर फंक्शन है, आपको याद रखने हैं 3 से 4 फंक्शन अगर आते हैं ब्लड के। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मूवमेंट, साथ साथ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, फैगोसाइटोसिस, WBC जो कि हमारे होते हैं वॉरियर ऑफ द सेल्स, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट एंड हार्मोन्स टू वेरियस अदर सेल्स, राइट बच्चों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ब्लड क्लॉटिंग बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया बच्चों, व्हाट हैपेंस अगर द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप लीक। हमारे इंटरनल सिस्टम में अगर लीक डेवलप हो जाए, यानी कि ब्लड सेल वॉल रैप्चर हो जाए उसकी सेल की मेम्ब्रेन, तो क्या होगा? फिर व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। हमको कट लग गया, हम इंजरी हो गई, हमारा खून बह रहा है, तो उससे क्या होगा? और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको देखते हैं। आंसर है, द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम इज टू बी मिनिमाइज्ड एज द लीकेज वुड लीड टू द लॉस ऑफ प्रेशर। भैया, जहां पर भी किसी चीज में अगर लीक डेवलप हो जाएगा, कहीं छेद हो जाएगा, तो प्रेशर की कमी हो जाएगी, ये तो आपको पता है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा हार्ट है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप कर रहा है एफिशिएंटली, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे बाकी सेल्स में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। भैया, इसको तो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। इसीलिए ब्लड हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिसको हमने स्टूडेंट्स क्या बोला है? प्लेटलेट सेल्स, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, प्लग करते हैं इन लीक्स को। अगर आप ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल ये रही हमारी स्टूडेंट ब्लड वेसल, यहां पर ब्लड वेसल थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि लीकेज डेवलप हो गई, और आरबीसीज क्या होने लग गए? यहां से बाहर, खून बाहर आने लग गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? आप ये देखेंगे व्हाइट कलर के जो सेल्स है, जिनको बोला गया प्लेटलेट्स, ये इकट्ठा होंगे, ये बाइंड करेंगे आरबीसीज को और क्लॉक प्लेटलेट्स को, जिसकी वजह से एक मैच लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्लॉक कर देगा इसको, जो हमारा जहां हुआ था, राइट। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? दे हेल्प इन प्लगिंग ऑफ दीज
बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड। याद रखना है आपको, क्या कराता है स्टूडेंट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो ब्लड को क्लॉट करा देता है यूजिंग फॉर्मिंग अ मेश लाइक नेटवर्क। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेश की नेटवर्क हो जाती है, तो जहां पर भी आपका डैमेज होगा वहां पर यह प्लेटलेट्स मूव करेंगे, आरबीसी के साथ मेश लाइक नेटवर्क बनाएंगे, फाइब्रिन प्रोटीन भी होगा वहां पर, जिसकी वजह से क्लॉट बनाकर क्या कर देंगे, आपको रीसील कर देंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है बच्चों ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट है क्या? ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मैंने आपको बताया किसका है, साइज ऑफ अ फिस्ट, मुट्ठी के साइज का है। वहां पे सिचुएटेड है बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। राइट स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आप इस इमेज को आप जस्ट अपनी तरफ फ्रंट ऑन व्यू से देख सकते हैं। तो दिस राइट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चेम्बर्ड, यहां से देखेंगे तो उसमें फोर चेम्बर्ड है स्टूडेंट्स। दिस इज द चेम्बर नंबर 1, जिसको राइट एट्रियम बोला गया है, लेफ्ट एट्रियम को चेम्बर नंबर 2, थर्ड राइट वेंट्रिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट फिर दोबारा से, राइट एट्रियम, राइट, तो राइट साइड में कहां पर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ अगर आते हैं तो हमारा क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हमारा क्या है यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको फ्रंट ऑन व्यू से इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पार्ट, अगर आप देखेंगे, ब्लड के दो हिस्से हैं, जिसमें एक साइड में जो कि राइट साइड है स्टूडेंट्स, राइट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में स्टूडेंट कौन सा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, हाई, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है स्टूडेंट्स, लो। जबकि अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, हमारी लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो यहां पर रहता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट साइड ऑलवेज कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है स्टूडेंट्स, O2 की, और लो कॉन्सेंट्रेशन किसकी रहेगी स्टूडेंट, CO2 की। तो आपको बेसिकली पहले तो ये याद रखना है। ऑट्रियम या फिर ऑरिकल्स भी बोला गया है, थिन वॉल्ड अपर चेंबर ऑफ द हार्ट आर नोन एज एट्रियम या फिर ऑरिकल्स। अगर आप देखेंगे राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम, तो ऊपर वाले जो चेंबर हैं उनको बोला गया एट्रियम या फिर ऑरिकल्स। इनकी रिलेटिवली थिन वॉल है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स में। आप देख भी सकते हैं जो वेंट्रिकल्स है, ये जो वॉल्स है इसकी, ये रिलेटिवली क्या है स्टूडेंट्स, बहुत थिक है। जबकि आप ऑरिकल्स की वॉल देखेंगे तो रिलेटिवली क्या है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट, they are called the receiving chambers as they receive the blood from the various parts of the body। हर बॉडी के पार्ट से इम्प्योर ब्लड कहां पर मूव करेगा स्टूडेंट्स, इम्प्योर ब्लड मूव करेगा एट्रियम में, और राइट एट्रियम से मूव करेगा फिर वो कहां पे, राइट वेंट्रिकल में। तो याद क्या रखना है, एट्रियम तो मूव करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली जो लेफ्ट एट्रियम है वो कहां रिसीव करता है, वो करेगा हमारा प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इसलिए एट्रियम को बोला गया दे आर नोन एज रिसीविंग चेंबर्स, बिकॉज कहां पे रिसीव होता है, एट्रियम्स में, राइट स्टूडेंट्स। So they receive the receiving chambers, ये हमने पढ़ लिया। Next ventricles, they are the lower chambers of the heart, left and right। तो ventricles कौन से, right और left। they are called pumping chambers, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हार्ट करता है ना ब्लड, पंपिंग कहां पर होती है बच्चों, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर होते हैं, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से मूव करके कहां पर जाता है स्टूडेंट्स, लंग्स के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करके कहां जाता है स्टूडेंट्स ब्लड, तो ऑर्गन में, बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो याद रखना है हमको कि वेंट्रिकल्स आर नोन एज पंपिंग चेंबर्स एज दे पुश द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो हार्ट से के दूर भेजते हैं ब्लड को। वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स एज कंपेयर टू एट्रिया, बिकॉज उनका काम क्या है, पंपिंग करना, करने के लिए क्या है, मजबूत वॉल्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल। अब समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे होता है। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अभी हम देखेंगे पूरा जो हमारा प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल्स पे जाता है, जहां पे रेस्पिरेशन होती है और इम्प्योर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ CO2 होता है। जहां पर भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, इट विल हैव द हाई अमाउंट ऑफ बच्चों ऑक्सीजन, एंड जहां पर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, इट विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कौन सा बच्चों, CO2। परफेक्टली राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के सारे पार्ट से वेनी कावा वेन दो चीज लेके आती है, इम्प्योर ब्लड। अब पार्ट से आती है वो, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर। तो अपर बॉडी पार्ट से लेके आती है सुपीरियर, नीचे से लेके आती है बॉडी पार्ट से इंफीरियर। तो वेनी कावा का काम है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब स्टूडेंट्स, हाई अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होगा, CO2, लेस अमाउंट ऑफ क्या होगी, ऑक्सीजन। मूव करता है
तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कहां पर एंट्री करेगा स्टूडेंट्स, हमने देखा ब्लड विल मूव इनटू राइट एट्रियम। सेकेंड पार्ट में राइट एट्रियम से ब्लड मूव कहां करेगा, टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में कहां आया, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड कहां से आया, बॉडी के सारे पार्ट से, वो ब्लड कहां पे मूव कर गया, राइट वेंट्रिकल में। थर्ड स्टेप में वेंट्रिकल्स करेंगे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो ब्लड है ये कहां की तरफ मूव करने लगेगा, अपनी जर्नी को मूव करेगा टुवर्ड्स लंग, टुवर्ड्स लंग बच्चों। क्यों, उसको प्यूरिफाइड तो करना है भैया, हाई अमाउंट ऑफ CO2 है, तो CO2 हटा के क्या लेके आना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ब्लड, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द लंग्स। और इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखना, वो कौन सी आर्टरी है, एक ही बॉडी में आर्टरी ऐसी है स्टूडेंट जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अभी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कहां लेके जा रही है, ये रहे हमारे पास दो लंग्स हमारे बॉडी में, और हमने पढ़ा था बच्चों लंग्स के पास क्या होता है, एल्वियोलाई ना। एल्वियोलाई का क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया ना। लार्ज सरफेस एरिया का फायदा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। तो हाई, यहां पर जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का ब्लड है, इसमें CO2 तो ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, CO2 यहां से निकलेगी बच्चों बाहर, और अंदर कौन आएगा स्टूडेंट्स, अंदर आएगा O2, अंदर आएगा O2। ये प्रोसेस कहां पर हो रही है, एल्वियोलाई पे। तो ऑक्सीजन आएगा इन, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बाहर। कहां पर हो रहा है, लंग की कैपिलरीज में, किसके सरफेस पे, एल्वियोलाई के सरफेस पे। अब भैया लंग्स से थ्रू जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। अब ये CO2 बाहर हो गया है, O2 अंदर आया है, तो O2 रिच ब्लड को लेके अब कौन सी हमारी वेसल आएगी, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। फिर दोबारा से एक्सेप्शन, ऐसी वेन जो कि प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है बच्चों पल्मोनरी वेन। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां पहुंचेगी बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। तो यह देख रहे हैं ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा कहां पे बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से ये ब्लड मूव करता हुआ कहां पे जाएगा बच्चों, ऑर्टा। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में, तो ऑर्टा के थ्रू मूव करता हुआ बॉडी के सारे हमारे जो पार्ट्स हैं उनके पास क्या पहुंचाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा टू द सेल्स एंड टिश्यूज। वहां पर पहुंचाने का काम क्या है, और भैया रेस्पिरेशन करनी है ना, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ATP की जनरेशन होगी, और उस प्रोसेस का बेंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर कैपिलरीज में, जब रेस्पिरेशन होगा सेल्स में, कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, फिर दोबारा से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज, और CO2 की वैल्यू हाई कॉन्सेंट्रेशन में कहां बन जाएगी बच्चों हमारी, फिर दोबारा वेन्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हुआ फिर दोबारा से हमारे कौन सी वेन्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इंफीरियर वेनी कावा और सुपीरियर वेनी कावा, लेकर कहां पहुंच जाएंगी बच्चों, राइट हार्ट में। राइट स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे प्रोसेस को आप देखेंगे बच्चों, तो हमारा ब्लड दो बार ब्लड के, अगर इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो ब्लड ने दो बार एंट्री ली है हमारे हार्ट में अंदर। एक बार जब सुपीरियर या इंफीरियर वेनी कावास ने कहां पर करा था, इम्प्योर ब्लड को पोर करा था, और दूसरी बार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में क्या करा था स्टूडेंट, अपनी एंट्री करी थी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। हमारी पूरे हार्ट की साइकिल में या ब्लड फ्लो की साइकिल में जो ब्लड है वो दो बार एंट्री लेता है, किसके अंदर बच्चों, पंपिंग ऑर्गन हार्ट के अंदर। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, वन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो अभी हमने पढ़ा, जो प्यूरिफिकेशन के लिए जब ब्लड जा रहा है फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग, इस प्रोसेस में जहां पर ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो रही है, यानी कि CO2 बाहर जा रहा है और O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है, इस प्रोसेस को बोला गया बच्चों पल्मोनरी। पल्मोनरी मींस लंग्स, तो जिसकी वजह से इसको बोला गया, दिस प्रोसेस नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड पार्ट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टूडेंट्स, जहां पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मूव करता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और वहां पर सेल्स और टिश्यूज को क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। वहां पे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और वहां पर क्या जनरेट होती है एज अ एंड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज करते हुए वेन्स में आती हुई दोबारा से कहां पर जाती है, दोबारा से जाती है हार्ट के पास। इस प्रोसेस को बोला गया है सिस्टमिक, जहां पे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सेल्स और टिश्यूज में मूव करता है। राइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट्स नोन एज डबल सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट अंदर ब्लड दो बार जाता है, और उसके दो पार्ट्स होते हैं, pulmonary as well as systemic circulation, and this process is known as बच्चों double circulation of heart। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती हैं? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन मेजर बाइफर्केशंस हैं। आर्टरीज जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, दूसरा होता है वेन्स जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें हाई अमाउंट ऑफ CO2 होता है, और आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हुई स्टूडेंट्स कौन होती है? कैपिलरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल एंड आर इलास्टिक एंड टू विथस्टैंड द हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। तो याद रखना है आर्टरीज की जो मस्कुलर वॉल होती है स्टूडेंट्स वो थिक होती है। तो आप देख सकते हैं आर्टरीज की जो आउटर जो वॉल होती है दीज आर थिक वॉल्स, जबकि आप वेन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगी? दे हैव रिलेटिवली थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज, बिकॉज इनके अंदर ब्लड कहां आता है बच्चों? लो प्रेशर में आता है। भैया आर्टरीज को तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑल्टा आर्टरी में क्या हाई प्रेशर में निकलता है ना ब्लड, तो इसीलिए क्या होनी चाहिए? उनकी थिक वॉल्स होनी चाहिए, साथ ही साथ वो इलास्टिक भी होनी चाहिए ताकि हाई प्रेशर को क्या कर सके? वो इजीली सस्टेन कर सके। जो कैपिलरीज होती है बच्चों वो सबसे ज्यादा थिनेस्ट होती हैं विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, और दे आर वन सेल थिक। बहुत याद रखना है भैया, वन सेल थिक क्यों है कैपिलरीज? उनका एक ही मेजर काम है फॉर डिफ्यूजन। अगर CO2 और O2 का डिफ्यूजन करना है या फिर न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन करना है तो उनके सरफेस एरिया को ज्यादा होना चाहिए, और जो एक्सचेंज सरफेस होना चाहिए वो बहुत थिन होना चाहिए और साथ साथ मॉइस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? डिफ्यूजन बहुत फास्टेस्ट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव करते हैं। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भैया नाम ही आर्टरीज है तो काम क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करते हैं। एक्सेप्शन कौन सी पड़ी थी अभी हमने? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या वेरी करती है स्टूडेंट्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां ले जाती है? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। राइट, इसी तरह वेन्स कैरी करती हैं बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। एक्सेप्शन यहां पर भी हमने पढ़ी थी, क्या होती है? पल्मोनरी वेन, जो कि लंग से प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर कहां जाती है? हमारे हार्ट की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा कैपिलरीज। ये क्या कराते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्सचेंज होना, अमीनो एसिड्स का एक्सचेंज होना। तो क्यों स्टूडेंट्स ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इनका जो सरफेस एरिया है ना बहुत थिन होता है, और जहां पर भी सरफेस एरिया थिन होगा, वन सेल थिक होंगी, हाई सरफेस एरिया होगा, मॉइस्ट सरफेस होगा, वहां पे डिफ्यूजन होना बहुत आसान होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो पॉइंट नंबर 2 हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ल्यूमन डायमीटर इज नैरो। इनका जो ल्यूमन देख रहे हैं आप बहुत ही छोटा रहेगा, यानी ल्यूमन का जो डायमीटर है दिस इज नैरो। जहां पर देखेंगे तो ल्यूमन का डायमीटर इज लार्ज। सिंपल लॉजिक यही कहता है, बिकॉज यहां पर लो प्रेशर है, ल्यूमन का डायमीटर क्या है? हाई है। यहां पर क्या है? ल्यूमन का डायमीटर क्या है? नैरो है, तो हाई प्रेशर। सिमिलरली ल्यूमन डायमीटर इज एक्सट्रीमली नैरो, बिकॉज सबसे थिनेस्ट होती है, छोटे साइज में है, तो इसका ल्यूमन का डायमीटर देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सबसे कम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्स आर एब्सेंट। भैया क्योंकि ब्लड क्या फ्लो कर रहा है? आर्टरीज में हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, तो वॉल्स की तो जरूरत ही नहीं है, पीछे तो जाएगा ही नहीं ब्लड। ब्लड हमेशा कहां जाएगा? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जाएगा तो भैया वॉल्स का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, तो वॉल्स की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वेन्स में क्या होता है बच्चों? वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड पीछे ना आए, इसके लिए क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्स आर प्रेजेंट। की वॉल्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन। तो ये रहे इनके स्कीमेटिक डायग्राम्स, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टरी versus vein versus a capillary, right students? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या कहता है? प्रेशर इन विच द ब्लड इज पंप्ड इन आवर आर्टरीज बाय द हार्ट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरीज में क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है। जिस प्रेशर के साथ वो ब्लड मूव कर रहा है उसको क्या बोला गया बच्चों? ब्लड प्रेशर। इट इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन्स। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके दो पार्ट है बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर एज वेल एज डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड inside an artery during a ventricular systole। सिस्टोल का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारे वेंट्रिकल्स जो कि लोअर चेंबर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड्स द आर्टरीज, उसको बोला गया है सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट्स? 120 mm ऑफ मर्करी। 120 mm ऑफ मर्करी इज द सिस्टोलिक प्रेशर। बच्चों डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होता है ब्लड इनसाइड एन आर्टरी, जब हमारे वेंट्रिकल्स कौन सी स्टेट में होते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं। उस पॉइंट पे रिलैक्सेशन स्टेट में जो हमारा नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है बच्चों, कितना याद रखना है आपको? 80 mm ऑफ मर्करी। तो बच्चों ह्यूमन के नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm ऑफ मर्करी स्लैश 80 mm ऑफ मर्करी, विच इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों राइट, फिर अब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम जो कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, बहुत बार 1 मार्कर में आया हुआ है, उसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर ये काम क्या करता है बच्चों? इट मेजर्स द ब्लड प्रेशर ऑफ द
हार्ट। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जो हमारा एवरेज हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट का रेट है, दैट इज 70 to 72 बीट्स पर मिनट। तो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमंस में 70 से 72 टाइम्स क्या करता है, हार्ट बीट करता है। और टेंशन बच्चों, अभी हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और टेंशन इसका मतलब क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड हमारी आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ मूव करने लग जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपर टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इट इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। अभी हम थोड़ी देर पहले बच्चों हमने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले हमने बच्चों आर्टरीज का डायग्राम देखा था, राइट। ये रहा आर्टरीज का डायग्राम। अब इस आर्टरीज का अगर ल्यूमन और नैरो होता जाए, और नैरो होता जाए, यहां पे सपोज फैट की डिपोजिशन होने लग गई, राइट, और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, तो भैया ब्लड फ्लो को तो कमी मिलेगी ना, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा मिलेगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा ना, जिसकी वजह से अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट नहीं हो जाएगा। और हाई प्रेशर जनरेट हो गया तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसके फटने के या फिर बर्स्टिंग होने के चांसेस भी रहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके बर्स्टिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसीलिए जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो यहां पर कॉज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स which results in increased resistance to the blood flow. It may lead to the rupture of an artery and internal bleeding. राइट स्टूडेंट। तो हाइपरटेंशन क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन एन आर्टरी। कैसे कॉज होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स छोटे हो जाते हैं, उनका ल्यूमन कम हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को पास होने के लिए ज्यादा मेहनत या फिर ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा उसमें, जिसकी वजह से आर्टरी रप्चर हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, so the next topic is circulation in of blood in birds and mammals students। अब याद है आपको ये रखना है कि birds and mammals are warm blooded animal। warm blooded का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड के एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, which is कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आउटसाइड एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता। हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है, मैमल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट साइड में है, वो कि सेपरेट हो रखा है किससे, फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन है, वो ऐसा क्यों हो रखा है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, व्हाई। तो आंसर क्या देना है भैया, तो इंश्योर द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एज वेल एज द हाई एनर्जी नीड्स टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। याद क्या रखना है भैया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, हमारी एनर्जी नीड बहुत ज्यादा है। अगर हमारी ब्लड की मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू एवरी सेल और टिश्यू तो होगी नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत स्लो। हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमको तो एनर्जी क्विकली चाहिए, फास्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे बच्चों, राइट। इसीलिए हमारी एनर्जी नीड्स को और साथ साथ हमारे बॉडी के इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या रखा गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों अलग रखा गया है, राइट स्टूडेंट्स। डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। डबल सर्कुलेशन में हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशन जहां हमने पढ़ा था, जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहां पर हमारा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है फॉर लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, right, via alveoli. So all animals having four chambered heart have double circulation in which the blood passes through the heart twice and complete the cycle। इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पाथवे ऑफ ब्लड कहां पर होगा स्टूडेंट्स, पल्मोनरी में, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। हार्ट से जाएगा लंग्स, वहां पे होगी प्यूरिफिकेशन, और वहां से वापस जाएगा हार्ट। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में द पाथवे ऑफ द ब्लड इज फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों, और ऊपर वाला पल्मोनरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी प्यूरिफिकेशन होती है वाया लंग्स में एल्वेलाई के थ्रू, और वापस आ जाता है ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिशेस। फिशेस के यार में आपको याद रखना है, दे हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स। गिल्स के पास कौन से ऑर्गन्स होते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए हमने पढ़ा था गिल्स होते हैं। So basically deoxygenated blood is pumped to the gills where it gets oxygenated and supplied to the rest of the body. The blood goes to only once through the heart and hence it is known as सिंगल सर्कुलेशन। भैया उनके केस में हार्ट से ब्लड एक ही बार पास करता है, इसलिए क्या बोला गया उनको बच्चा, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये देखो सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, यहां से हमारा ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड, गिल्स के पास आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, वापस कहां गया, सारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास गया, वापस जब यहां पर CO2 की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, फिर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, हार्ट के पास। एक ही बार पूरी साइकिल में मूव करता है ब्लड टू द हार्ट, जिसको बोला गया है बच्चों कौन सी है, सिंगल सर्कुलेशन, राइट स्टूडेंट्स। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या देखा गया स्टूडेंट्स,
थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होता है तीन चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे दो ऊपर वाले चेम्बर्स को क्या बोला गया है, एट्रियम, जो कि राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे का जो पोर्शन है दिस इज अ सिंगल वेंट्रिकल, दिस इज अ सिंगल वेंट्रिकल। दो एट्रियम होते हैं बच्चों और वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, एक। अब दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग, इन केस में क्या हो रहा है कि भैया मिक्सिंग थोड़ी बहुत पॉसिबल हो रही है ना मिक्सिंग पॉसिबल, बिकॉज ऊपर सेपरेटेड है लेकिन नीचे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करके क्या हो गई बच्चों, मिक्सिंग हो गई। तो ऐसा क्यों है, दे डोंट रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों, कोल्ड ब्लडेड, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, आउटसाइड एनवायरमेंट के लिए, तो बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं करना ना, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई हमसे थोड़ी सी कम, जिसकी वजह से दे कैन टॉलरेट सम अमाउंट ऑफ मिक्सिंग, ये थोड़ा बहुत मिक्सिंग अलाउ कर सकते हैं किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो याद रखना मोस्ट रेप्टाइल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स व्हिच हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिम्फ। इसके ऊपर 3 मार्कर या 2 मार्कर में बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फ। लिम्फ क्या है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, हमारी कैपिलरीज सबसे हमने पढ़ा 1 सेल थिक होती हैं, उनकी वॉल्स में कई बार क्या हो जाता है, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और उन पोर्स से थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरीज पोर्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू, और इसी प्रोसेस में इन सब चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, लिम्फ। क्या याद रखना है, इट इज थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कहां पे से, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं वहां से प्लाज्मा तीन और कई बार सेल्स मूव कर जाते हैं कहां पे, टू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है बच्चों, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ, याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है। डिफरेंस कैसे बताओगे बच्चों, प्लाज्मा से कैसे अंतर है, कलरलेस। प्लाज्मा का कलर हमने क्या पढ़ा था, लाइट येलो पढ़ा था ना बच्चों, लेकिन इसका कलर क्या है, कलरलेस, एंड इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए कि प्लाज्मा और लिम्फ में डिफरेंस क्या है, और ये बोर्ड में पूछा भी हुआ है, तो कैसे बताओगे, प्लाज्मा इज कलरलेस, प्लाज्मा का हमारा सॉरी येलो कलर होता है बच्चों, लेकिन जो लिम्फ होता है दैट इज कलरलेस एंड इट कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फ ड्रेन्स, लिम्फ कहां ड्रेन करता है, इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ध्यान से देखोगे तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो क्या है, लिम्फ कहां पर बनता है, ड्रेन करता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज व्हिच फॉर्म्स द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में कहां प्रेजेंट होती है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, एंड दे जॉइन टू फॉर्म अ लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स, हमारी लिम्फेटिक, मेरी हमारी कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, मेरा लिम्फ नोड, और लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली रीच कहां कर जाती है, हमारी मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की वेन से जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है, फाइनली ज्वाइन द लार्जर वेन्स ऑफ द बॉडी। फंक्शन क्या है बच्चों लिम्फ के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट इन द इंटेस्टाइन। तो लिम्फ का पहला काम है कि वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करेगा, और जो भी एक्सेस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो हमारा फ्लूइड है उसको बैक कर देगा हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में। राइट स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पॉइंट, मेंटेन बैलेंस करेगा बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड द ब्लड। तो जो भी हमारे कैपिलरीज के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या हो रखा है, लीकेज हो रखी है, उसको वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाएगा। दूसरा काम है मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड एंड द ब्लड। और नेक्स्ट, दे लोकलाइज द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द अदर बॉडी पार्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का, याद रखना कि वो इन्फेक्शन को लोकलाइज करते हैं, यानी उसको स्प्रेडिंग नहीं होने देते। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन का मूवमेंट, सेकेंड, इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ब्लड के पास जो हमारे एक्सटर्नल प्लाज्मा प्रोटीन्स या फिर हमारे पास क्या निकल गए, टिश्यू फ्लूइड जो रिमूव हो गया है उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में लाना। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड और न्यूट्रलाइज ऑफ इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर 2 हमारे कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसको बोला गया जाइलम बच्चों और बोला गया है फ्लोएम। आपको अच्छे से पता है जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। तो जाइलम तो ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर एंड मिनरल्स, कहां से, जो प्लांट को रूट से ऑब्टेन होते हैं, और कहां पे मूव कराता है, इन वन सिंगल डायरेक्शन, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो रूट में पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और वो प्लांट्स के बाकी ऑर्गन्स में उनको सप्लाई करता है फॉर दैट। वाटर क्या चाहिए बच्चों, पता है ना आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। सिमिलरली मिनरल्स की बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए कहां ट्रांसपोर्ट होता है, यूनी डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में होता है थ्रू जाइलम।
कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? जाइलम। जबकि इसका दूसरा पॉइंट है जो है कंडक्टिंग टिश्यू, वो है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों को पता है आपको प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, लाइक वो कहां पर बनते हैं? लीव्स में बनते हैं। तो लीव से, मतलब लीव से मूवमेंट ऑफ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एज वेल एज डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोला गया है मूवमेंट थ्रू फ्लोएम होता है। अब ये है बाय डायरेक्शनल, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो एनर्जी की बच्चों रूट्स को भी है और साथ साथ ग्रोइंग वर्ड्स को भी है, तो इसीलिए फ्लोएम के थ्रू जो डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल हमारा मूवमेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हमने पढ़ा कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? हमारी जाइलम टिश्यू, जिसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रखने, ट्रेकीड्स एज वेल एज वेसल्स। कहां कहां पे प्रेजेंट होती है? रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, एज वेल एज लीफ के अंदर। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल, और इसके थ्रू वाटर और मिनरल्स कहां से मूव करते हैं स्टूडेंट्स? रूट से मूव करते हुए प्लांट्स के वेरियस अदर पार्ट्स में जाकर मूव करते हैं बच्चों। इसके दो पार्ट्स हैं, तो कंडक्शन थ्रू जाइलम दो तरीके से होता है। पहला प्रोसेस है जिसको बोला गया है बच्चों ट्रांसपिरेशन। ये आपको अच्छे से पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बोलिए, एवेपोरेशन हुआ। कहां से होगा? स्टोमेटोपोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। धूप की प्रेजेंस में क्या होता है? एक्सेसिव वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसका क्या बोला है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बच्चों क्या क्रिएट करता है? एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करेगा। तो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे लीव्स के स्टोमेटा से पानी बाहर जा रहा है तो एक एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या मूव होगा? ये पानी ऑटोमेटिकली रूट से क्या हो जाएगा? पुल। बिकॉज कोई चीज अगर बाहर निकल रही है तो उसका सक्शन प्रेशर क्या क्रिएट करेगा? यहां से मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट्स की तरफ मूवमेंट कराएगा। इसको बोला गया है सक्शन प्रेशर, जो कि सक्शन पुल, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल भी जाता है। और ये पानी को पुल करता है फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। राइट बच्चों, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, क्या बोली जाती है? नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन अगेन, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ किसका बच्चों? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। हमने पढ़ा था ना भैया, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी मूवमेंट ऑफ वाटर अगर कंटिन्यूअस होता जा रहा है तो वो प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा थ्रू ट्रांसपिरेशन। दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों, विच इज थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट। की रूट्स क्या करती है बच्चों? सॉइल से ना आयंस को इनटेक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भैया? बाहर पहले क्या थे बच्चों? आयंस ज्यादा थे, अब उसने इनटेक करना स्टार्ट कर दिया, रूट के अंदर आयंस जाने लग गए। भैया क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पानी भी मूव करेगा इनसाइड द रूट। तो पहले बच्चों मूव कौन करेंगे? आयंस। पहले मूव करेगा बच्चों आयंस, और आयंस के बाद बच्चे मूव क्या कर जाएगा इसके अंदर? वाटर। कहां पे? रूट्स में। और रूट्स में थ्रू जाइलम की कंडक्टिंग टिश्यू से वो कहां मूव करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से पॉइंट, बट पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट इज सेल्स ऑफ रूट टेक्स अप आयंस फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या लेंगे बच्चों? वो आयंस ले लेंगे। फिर वहां पर क्या होगा? आयंस का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज पहले आयंस ज्यादा थे, अब रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए तो आयंस कम रह गए। अब आयंस कम हो गए तो पानी क्या करेगा? मूवमेंट करेगा इनसाइड द रूट, तो जिससे कि ग्रेडियंट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो, वो सेम हो जाए। वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑफ द आयन कॉन्सेंट्रेशन। देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट्स ऑफ जाइलम। याद रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर कहां पर हो जाएगा? साइलम के अंदर, जो कि कहां प्रेजेंट है? रूट्स के अंदर। जिसकी वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर, जो कि हमेशा कहां की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स? अपवर्ड डायरेक्शन में। जो कि कहां की तरफ मूव करेगा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब याद ये रखना है आपको, दो दो प्रोसेस है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो मेजर ड्राइविंग फैक्टर होता है ट्रांसपिरेशन, वो कहां पर होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, स्टोमेटापोर ओपन है, ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाइलम का कंडक्शन डे टाइम में ज्यादा काम करेगी। लेकिन नाइट में तो भैया फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, स्टोमेटल तो भैया ओपन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो मेजर ड्राइविंग फोर्स जो कि पानी का एब्जॉर्प्शन है, वो कहां से होगा? थ्रू द रूट सेल्स वाया डिफरेंस इन द आयंस कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो हमने पता भैया लीव्स में तो हमारा फूड तो बन ही गया है, अब जो फूड तो है वो इमीडिएटली या तो यूज करेगा या फिर प्लांट किसी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं उसको स्टार्च। लेकिन जो स्टार्च की फॉर्मेशन है वो सिर्फ पत्तियों में थोड़ी ना होती है, प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे रूट्स के ऑर्गन्स है, लाइक रूट, शूट, स्टेम्स, लीव्स, जहां पर ये क्या होगा? हमारा फूड जाकर डिपॉजिट होगा।
ट्रांसलोकेशन एक वर्ड बोला गया है बच्चों, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, amino acids and other useful substances in the plant body. It occurs in the parts of vascular tissue, जिसको क्या बोला गया बच्चों, phloem. Phloem is a conducting tissue for the movement of soluble product of photosynthesis, जो कि मूवमेंट कराएगा। अब ये हमें पता है कि ये इसका मूवमेंट कैसे होता है, देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है क्या। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसलोकेशन जो हमने बताया मूवमेंट ऑफ फूड। तो ये लीफ के अंदर क्या प्रोड्यूस हुए बच्चों, सपोज सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए इन द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल अब मूव करेंगे सबसे पहले कहां पर, कंपेनियन सेल्स में। अब जो हमारे फ्लोएम टिश्यू होती है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जो सीव ट्यूब मेंबर्स है उनके साथ जुड़े होते हैं बच्चों कौन से, कंपेनियन सेल्स। सबसे पहले क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे सुक्रोज के मॉलिक्यूल इनसाइड द कंपेनियन सेल्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज है, ये प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एटीपी यूटिलाइज होता है। तो जाइलम का प्रोसेस हुआ था पानी और आयंस का मूवमेंट करने के लिए, वहां पे भैया कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इसमें फूड के ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में एटीपी का खर्चा होगा, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का खर्चा होगा। इसीलिए बच्चों इसको क्या बोला गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। अब ये यहां पर मूव कर गया कंपेनियन सेल से। अब इसका प्रोसेस समझते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द फ्लोएम। सबसे पहले सुक्रोज ट्रांसफर होगा लीव्स टू द फ्लोएम टिश्यू। सबसे पहले वो कंपेनियन सेल में मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एटीपी यूटिलाइजेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन द फ्लोएम टिश्यू। उसके बाद ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स यहां पर फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। भैया ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कहां हो गया, फ्लोएम के अंदर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए क्या करेगा जाएगा, पानी भी कहां मूव करेगा, फ्लोएम के अंदर। क्यों मूव कर रहा है पानी भाई, किसी भी सॉल्यूट को जब हम किसी एरिया में मूव कराएंगे तो वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा, ये आपको याद रखना है। यहां पर किसने ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया, सुक्रोज के मॉलिक्यूल ने। कंपेनियन सेल से वो मूव कहां कहां रहा, सीव ट्यूब मेंबर्स पे। जब वो मूव करा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, जिसकी वजह से बच्चों क्या बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए क्या हुआ, पानी ने मूवमेंट करा दी कहां पर, इनसाइड द फ्लोएम। अब पानी भी कहां मूव कर गया, फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव कर गया, जिसकी वजह से सब्सटेंस मूव फ्रॉम फ्लोएम फ्रॉम हाई प्रेशर टू द टिश्यूज इन लो प्रेशर। अब फ्लोएम के अंदर क्या जनरेट हो गया, पानी के मूवमेंट से बच्चों हाई प्रेशर। अब जहां जहां पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनमें लो प्रेशर है, तो पानी क्या करेगा, इन सुक्रोज के मॉलिक्यूल को, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स को मूव कराएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इस प्रोसेस को बोला गया बच्चों ट्रांसलोकेशन। ये जो 3 स्टेप्स लिखे ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सुक्रोज का ट्रांसफरेंस, एटीपी का यूटिलाइजेशन, इसलिए बोला एक्टिव प्रोसेस। सेकंड, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होना, पानी का इनसाइड मूवमेंट करना फ्लोएम के, और फाइनली सब्सटेंस को मूव कराना फ्रॉम टिश्यूज टू द लो प्रेशर। बुक एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, स्प्रिंग सीजन में बच्चों, स्प्रिंग सीजन में आपको याद रखना है कि sugar stored in the roots or the seed transported to the bond which needs high energy to the grow। बर्ड्स के पास स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स भैया खिलते हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए। प्लांट के सारे बॉडीज में जहां जहां पे स्टार्च के एक्सेसिव स्टोरेज है, वहां से स्टार्च मूव करेगा और कहां चला जाएगा, ग्रोइंग बर्ड के पास, बिकॉज उनको क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी। और प्रोसेस कौन कराएगा, बिल्कुल सही बच्चों, ट्रांसलोकेशन। स्टूडेंट बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या यूरिक एसिड बनता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोला गया बच्चों, उसको बोला गया एक्सक्रीशन। अब भैया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो बहुत छोटी होती है, सिंगल सरफेस एरिया होता है, तो क्या डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम बात करी जाए ह्यूमन बींग्स में, तो हमारे केस में ए पेयर ऑफ किडनीज है स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये रही हमारी 2 किडनीज, 2 हमारे यूरेटर्स, एक यूरिनरी लाइन, एक ट्यूब, और एक ट्यूब जो कि ओरिजिनेट होती है किडनी पे, और जहां पर कहां मर्ज करेंगी, यूरिनरी ब्लैडर पे। उसी के साथ यूरिनरी ब्लैडर जो कि टेम्परेरी स्टोर करेगा किसको, यूरिन को, और यूरिथ्रा जो कि ओपनिंग है जहां से बॉडी से यूरिन क्या जाएगा बच्चों, बाहर जाएगा। Kidneys are located in the abdomen, one on the either side of the backbone, ठीक है। तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, एक ऊपर है एक नीचे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर स्टूडेंट्स। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureters into the urinary bladder which is stored and is released through the यूरेथ्रा। इसके प्रोसेस को समझते हैं कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी यानी यूरिन जब एक्सक्रीट होता है तो उसका प्रोसेस कैसा है, वो कितना डाइल्यूशन के साथ जाता है, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ क्या है बच्चों, नेफ्रॉन्स है, और हर एक नेफ्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिन को हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। कैसे, आइए उसको समझते हैं।
देखेंगे ये रही हमारी किडनी। किडनी के पास ब्लड वेसल्स आ रही हैं लेके वेस्ट, कौन सी आ रही है? रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे कौन आ रहा है बच्चों? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो लेके आ रही है, इसमें क्या है? वेस्ट है हमारे पास, लाइक यूरिया। वेस्ट कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें यूरिया। ठीक है, अब यूरिया को रिमूव करना है तो यहां से ब्लड वेसल एंट्री करेगी। किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्या है? हमारे नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये रहा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो यहां से फिल्टर ब्लड कहां से मूव करेगा? रीनल वेन। तो यहां से मूव करेगा बच्चों रीनल वेन में। रीनल वेन में क्या हो जाएगा? यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये हमें पूरा प्रोसेस समझना है। तो ये रहा किडनी और ये रहा उसके मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में से एक सिंगल नेफ्रॉन, वन सिंगल नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। तो ये पार्ट को बोला गया बच्चों बोमेन कैप्सूल। दिस पार्ट इज नोन एज बोमन कैप्सूल। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। में देखोगे तो इसका जो क्लिप शेप है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। अभी ब्लड वेसल्स का पार्ट क्या बोला गया है? इस ब्लड वेसल्स को बोला गया बच्चों ग्लोमेरुलस। इनको बोला गया ग्लोमेरुलस। सबसे पहले ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आती है बच्चों, जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ क्या होगा बच्चों? यूरिया होगा। तो ये यहाँ पर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल ना रीनल आर्टरी लेके आएगी और उसमें हाई अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। ये पास करेगी बोमस कैप्सूल से और जाएगी ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। तो आपको याद क्या रखना है कि जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज है ना, ये छोटे मॉलिक्यूल्स को तो पास करने देगी लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेगी। छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक सॉल्ट्स, लाइक यूरिया, लाइक वाटर। तो ये सारे कहां जाएंगे? ये यहाँ पर हमारी नेक्स्ट ट्यूब में मूव करते रहेंगे। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ये ट्यूबुलर नेफ्रॉन बोला गया है। बड़े मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, लाइक रेड ब्लड सेल्स या फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, वो यहीं पर सस्टेन रहेंगे और यहां से मूव करते जाएंगे ब्लड कैपिलरीज पे थ्रू दूसरे पार्ट ऑफ रीनल वेन की तरफ। अब ये जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स में आ गए हैं? यहाँ पे हमारा सपोज वाटर फिल्टर हो चुका है, फिल्ट्रेट में। यहाँ पर सॉल्ट्स हो चुकी है, यहाँ पर यूरिया फिल्टर हो गया, अमीनो एसिड। तो ये सब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बच्चों क्या हो जाते हैं? इसके फिल्ट्रेट से पास होते हैं। अब ये सब तो यूजफुल भी है सिवाय यूरिया के। तो ब्लड क्या करेगा? जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ना बच्चों, वो यहां से इनको सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगा। तो ये कैपिलरीज देख रहे हो ना, ये सारी वाइंड को रखी है किसके ऊपर? हमारी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहां से सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब किसको करेंगी बच्चों? ये वाटर सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करेंगे, सिवाय किसके? यूरिया के। तो यूरिया कंटिन्यूअसली यहां से मूव करता जाएगा, इसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, इसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। और यूरिया मूव करते करते कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होता हुआ, यूरेटस से होता हुआ पानी के साथ कहां पहुंच जाएगा भैया? कहां पहुंच जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये आपको याद रखना है। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किसका होगा? वॉल्ट, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। और वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया क्या होगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाती है? यूरेटर्स, और यूरेटर्स से मिल जाएगा यूरेथ्रा। पार्ट ऑफ न्यूरॉन बोमन कैप्सूल्स में आपको बता दिया है। रीनल आर्टरी। अब जितने भी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे हमारे अमीनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स, ये ज्वाइन करेंगे किसमें? ब्रांच ऑफ रीनल वेन, और किडनी से निकल जाएंगे बच्चों बाहर। ब्लड हो गया प्यूरिफाइड इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। राइट बच्चों, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बोवेंस कैप्सूल के हमारे जो दो नेफ्रॉन, जो हमारे नेफ्रॉन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। बोवेंस कैप्सूल है फर्स्ट पार्ट ये रहा, जिसके अंदर हाईली क्या होती है? ब्लड वेसल, जिसको क्या बोला गया? ग्लोमेरुलस। तो रीनल आर्टरी यहां पर एंट्री करेगी बच्चों। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, इसमें बहुत कन्वोल्यूटेड शेप्स होती है जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी, उतना ज्यादा बेटर रीअब्सॉर्प्शन होगा। राइट स्टूडेंट्स, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस आर प्रेजेंट इनसाइड द बोवेंस कैप्सूल। ब्लड विद द वेस्ट प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द बोवेंस कैप्सूल थ्रू रीनल आर्टरी। और दूसरा मैंने आपको बताया, ये जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये कॉइल फॉर्म में होता है। रीनल ट्यूब्यूल इसको बोला जाता है। लॉन्ग ट्यूब विद कॉन्वोल्यूटेड शेप्स। इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इट फाइनली लीड्स टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहां से कलेक्ट करेगा? यूरिन को कलेक्ट करेगा, यूरेटर से होता हुआ कहां पे छोड़ करा देगा? उसको यूरिनरी ब्लैडर में बच्चों। ठीक है, फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया, जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलस क्या करेगा? रिटेन करेगा, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल्स को वो क्या करने देगा? पास करने देगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्सॉर्प्शन होगा। किसके बताया मैंने बच्चों? ब्लड में किस किस का? यूजफुल सब्सटेंसेस का, सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर। लेकिन
जो हार्मफुल सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल है सच एज यूरिया, वो कहां पर रहेंगे? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रहेंगे और कलेक्टिंग जट में जाकर कहां मिल जाएंगे बच्चों? वो यूरिन का पार्ट बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट हमने बता दिया रिमूव होंगे। यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स इन द लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर, और फाइनली वहां से कहां पर निकलेगा? यूरिनरी ब्लैडर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों इसमें? यूरिन इज स्टोर्ड इन अ मस्कुलर, याद रखना, मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस कंट्रोल। ये नर्वस सिस्टम के अंदर कंट्रोल में है until the pressure of the expanded bladder causes the urge to pass through the urethra। तो हम अपने यूरिन की अर्ज टू पास को कंट्रोल करा जा सकता है बिकॉज वो नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, नर्वस कंट्रोल के अंदर आ सकता है, राइट स्टूडेंट्स। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म, जितना बॉडी में यूरिन बनेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। हाउ मच एक्सेस ऑफ वेस्ट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में उस टाइम पर कितना मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको बाहर करना है, और दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। जब भी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी यूरिन की फॉर्मेशन करेगी तो कितना यूरिन बनेगा ये डिपेंड किस पे करेगा? कि बॉडी में ऑलरेडी कितना पानी प्रेजेंट है और बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है किसी भी एट पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। तो जिन इंडिविजुअल्स की किडनी खराब हो जाती है या फिर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती तो उनकी बॉडी में तो कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ता रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जिसको बच्चों क्या बोला गया है? हीमोडायलिसिस। इसमें क्या करा जाता है? पेशेंट की बॉडी से एक आर्टरी को, लाइन को निकाल के उसको एक आर्टिफिशियल चेंबर्स में डाला जाता है, ब्लड को पास कराया जाता है जहां पर वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो डायलिसिस का सॉल्यूशन होता है बच्चों उसमें सारे के सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? यूजफुल हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां से जो मूवमेंट हो जाता है, इम्प्योर ब्लड में जो इंप्योरिटीज होती हैं लाइक यूरिया वो बाहर निकलेगा और इंपॉर्टेंट आयंस जो बॉडी को चाहिए वो अंदर एंटर कर जाएंगे। इस प्रोसेस को बोला गया डायलिसिस। डायलिसिस कहां पर यूज होगा बच्चों? जिन लोगों की या जिन इंडिविजुअल्स की किडनी माल फंक्शन कर रही है। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसके बेस पे? तो याद ये रखना है कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल किडनी और इसमें भैया सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल किडनी तो है नहीं। यहाँ पर हमने देखा था किडनी के ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है? सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड थ्रू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। पहला स्टार पॉइंट, इस प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और दूसरा आपको याद रखना है, नॉर्मली ग्लोमेरुलस से डेली 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट पास होता है। क्या 180 लीटर्स ऑफ यूरिन भी बनता है? नहीं जी नहीं, यूरिन तो बनता है बॉडी में सिर्फ 1 या 2 लीटर। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है? रीअब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है? नियरली 178 टू 179 लीटर्स ऑफ फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यूरिन तो बन रहा है सिर्फ 1 से 2 लीटर और ग्लोमेरुलस से कितना पास करता है? डेली 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट को पास होता है, राइट स्टूडेंट्स। और लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीजन, जो भी प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन तो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा? थ्रू स्टोमेटल। ठीक है भैया, निकलेगा ना स्टोमेटल की फॉर्म में, बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी तो बाय प्रोडक्ट है, याद रखना। सेकेंड, एक्सेसिव वाटर कहां पे यूज होता है? स्टोमेटल पोर। किसके थ्रू होता है बच्चों? ट्रांसपिरेशन, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स without fall many plants waste product are stored in the cellular vacuoles। तो आपको याद रखना है काफी बार प्लांट्स सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और दूसरा वो लीव्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने स्टोर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एट रेजिन्स, गम्स एंड स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में भी प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट आर इनटू समटाइम्स डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ इन द सॉइल। तो सॉइल में भी वो डायरेक्टली क्या करता है? प्लांट्स अपने आसपास वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर खत्म होता है हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2। हमने दोनों सेशंस में मिला के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये सेशंस पसंद आए होंगे। प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो वेरी वेरी सून। और कीप वॉचिंग बिकॉज हम आपके लिए एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस के भी टॉप 40 क्वेश्चंस की पर चैप्टर की एक्सरसाइज लेके आ रखे हैं। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाएं और उसको देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।